हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज को। ठीक है, मैंने पहले 4 लेक्चर्स में आपको इंट्रोडक्शन वाली यूनिट 1 पूरी तरीके से खत्म कर दी है। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी यूनिट 2 है, जिसके अंदर हम कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारी यूजीसी नेट में जो हमारे यूजी कोर्सेज में पढ़ाया जाता है वो जो हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें कुछ जंप होता है। मैंक्यू की बुक में जो कंज्यूमर वाला पार्ट है वो उसमें नहीं दिया होता, उसमें डायरेक्ट यूनिट 2 में आपको डिमांड स्टार्ट कर देंगे। बट जो हमारी 11th क्लास है उसमें क्या होता है, कंज्यूमर से रिलेटेड पहले बता के उसके बाद ही बच्चों को डिमांड के कंसेप्ट को समझाया जाता है। तो मैं अभी पहले कंज्यूमर वाले पार्ट को आपको समझाना चाहूंगी, बिकॉज जो बच्चे के पास इकोनॉमिक्स पहले से होती है 11th या 12th क्लासेस में, उनके लिए तो ये इजी होता है अंडरस्टैंड करना अगर वो डायरेक्ट डिमांड के बारे में पढ़ते हैं। बट जिन बच्चों को इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स पहली बार पढ़ने को मिलती है और उन्हें कंज्यूमर वाला पार्ट ना पढ़ाया जाए तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंज्यूमर। ओके, तो पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर होता कौन है। ठीक है, कंज्यूमर, हमें 3 बातें ध्यान रखनी होती है कंज्यूमर के बारे में, कि कंज्यूमर एक एजेंट होता है, एन इकोनॉमिक एजेंट। तो आपके ध्यान में क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ कंज्यूमर या हु इज अ कंज्यूमर। तो क्या कहेंगे कंज्यूमर में, कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट क्या कर रहा है, इकोनॉमिक एजेंट क्यों कह रहे हैं, लाइक कोई भी अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, कोई चीज खरीदना, कोई चीज को बेचना या किसी चीज का सेल या रिसेल करना, वो सब क्या होते हैं, ये सब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ना। किसी चीज का प्रोडक्शन करना, ये सब क्या है, इकोनॉमिक या कंजप्शन करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करता है उसे क्या कहते हैं, उसे इकोनॉमिक एजेंट कहते हैं। तो कंज्यूमर भी एक इकोनॉमिक एजेंट है और वो क्या करता है, इट यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है एक कंज्यूमर, यूज करता है, क्या यूज करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना। तो वो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है और एक इकोनॉमिक एजेंट है। और किस लिए यूज करता है, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हीज डिमांड या हीज वॉन्ट्स लिख सकते हैं आप, आप क्या लिख सकते हैं, वॉन्ट्स। तो जो हमारा एक कंज्यूमर होता है वो क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। वो क्या कर रहा है, वो यूज कर रहा है किसको, गुड्स एंड सर्विसेज को। और उस किस लिए यूज कर रहा है, फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वॉन्ट्स। अपनी वॉन्ट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करने के लिए वो गुड्स का यूजेस कर रहा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक कंज्यूमर। तो आप समझ में आ गया आपको उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, कि he or she is an agent who uses goods and services for direct satisfaction of his or her want. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं वहां पे उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, नाउ अब सेटिस्फेक्शन कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन को हम किस चीज में पता चलेगा कि हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं चीज से, खाने से या पीने से, या नहीं हो रहे। तो उसके लिए क्या होता है, एक हम जैसे कि हम अपने पैसे को या फिर अपनी मनी को किस में मेजर करते हैं, रुपीज में, है ना। अगर कोई आपको कपड़े की लेंथ दे रखी हो, उसको मेजर करना, तो आप किस में करोगे, आप उसे मेजर करोगे लाइक मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे ही मेजर करेंगे। उसी तरीके से हम अपने सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन अभी हमने इंट्रोड्यूस किया ना, सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करते हैं, सेटिस्फेक्शन को मेजर कैसे करते हैं, हम मेजर करते हैं बाय यूटिलिटी। आपको एक नया कंसेप्ट इसमें मिलता है,
यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। आपको किसी चीज से कितनी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है उसे ही यूटिलिटी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। लाइक अगर आपने आइसक्रीम खाई तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली होगी, आपका मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का तो आपने आइसक्रीम खाई तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली। तो वो क्या दे रहा है आपको? वो यूटिलिटी दे रहा है। हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के लिए यूटिलिटी नाम के यूटिलिटी का यूज करते हैं। और यूटिलिटी को किसमें मेजर करते हैं? यूटिल्स में। मैं आपको इसके बारे में और बताती हूँ। लाइक जैसे कि आप मनी कहते हैं तो मनी किसमें कहते हैं? रुपीज के टर्म्स में बोलेंगे या फिर डॉलर के टर्म्स में बोलेंगे या पाउंड के टर्म्स में बोलेंगे, है ना। तो ये क्या हो गई? एक मेजरमेंट ऑफ मनी हो गई। उसी तरीके से यूटिल्स भी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ, और यूटिलिटी क्या है कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड आप कर पा रहे हो किसी चीज के कंजप्शन से। ठीक है, तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे? व्हाट इज अ यूटिलिटी? तो यूटिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? यूटिलिटी इज डिफाइंड एज, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे? यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर रहे हैं? सेटिस्फेक्शन डिराइव फ्रॉम दी कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी से आपको कंजप्शन करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितने तृप्ति मिलती है, उसे क्या कहते हैं? आप यूटिलिटी कहते हैं। जैसे कि आपको कोई बहुत ज्यादा चीज अगर अच्छी लगती हो तो आप क्या कहेंगे कि आपकी जो यूटिलिटी है वो बहुत हाई है जब आप उस चीज को कंज्यूम करते हैं, है ना। और अगर किसी चीज आपको बिल्कुल पसंद ना हो, लाइक कई सब्जी ऐसी होती है जो कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो आप क्या कहेंगे कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, यानी कि वो आपको बहुत कम यूटिलिटी या फिर यूटिलिटी देती ही नहीं है ना। तो अब जितनी ज्यादा अच्छी चीजें आपको लगती हैं तो वो चीजें क्या हैं? वो आपको हायर यूटिलिटी देती है। और जितनी कम चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो क्या है? वो उतनी ही कम यूटिलिटी आपको देती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब यूटिलिटी मेजरमेंट के भी ना इकोनॉमिक्स में कुछ तरीके हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज। तो किस तरीके से नापते हैं हम यूटिलिटी को? लाइक जैसे कि आपने देखा होगा ना, कई बार डिस्टेंस को मीटर में भी नाप लेते हैं, कई बार किलोमीटर में भी नाप लेते हैं। तो अलग अलग मेथड है ना मेजरमेंट के भी। उसी तरीके से हमारी यूटिलिटी को मेजरमेंट के भी इकोनॉमिक्स में दो तरीके बताए जाते हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? ए फर्स्ट टाइप हो गया। और दूसरा क्या है हमारा? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल अप्रोच में आप क्या करते हैं? लाइक अगर आपको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है तो आप कहेंगे कि उस चीज से आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। पर उसमें क्या करते हैं? कार्डिनल में आप उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म देते हैं। लाइक आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कोई चीज तो आप कहेंगे कि मुझे इसने 1 यूटिलिटी या फिर 0 यूटिलिटी मुझे दी है, मुझे इस चीज को खाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। अगर थोड़ी सी अच्छी लगी तो 1, अगर बहुत अच्छी लग रही है तो 3, और अगर और भी ज्यादा अच्छी लग रही है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको नंबर दे सकते हैं। तो जब भी आप अपनी यूटिलिटी को कोई नंबर देते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कार्डिनल अप्रोच होती है। तो कार्डिनल अप्रोच ऑफ काउंटिंग यूटिलिटी एंड सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि आप अपनी यूटिलिटी को कोई नंबर नहीं देते, आप क्या करते हैं? उसे रैंक देते हैं, उसे एक ऑर्डर देते हैं। जैसे कि अब आप खुद ही सोचिए, रियल लाइफ में क्या ऐसा पॉसिबल है कि मुझे एक रोटी खाने से 4 यूटिलिटी मिल रही है या 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। जो हमारी कार्डिनल है ना, इसमें कार्डिनल जैसे कि पैसे को हम नापते हैं तो कैसे नापते हैं कि आई हैव 4 रुपीज, आई हैव 5 रुपीज, आई हैव 10 रुपीज और 100 रुपीज, 1000 रुपीज। तो हम क्या कर रहे हैं? अपनी यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, मनी को मेजर कर रहे हैं ना इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सिमिलरली यूटिलिटी को मेजर करने के लिए भी एक मेजरमेंट यूनिट दी होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं यूटिल्स।
ठीक है। और यूटिल्स कौन सी मेथड में आती है? हमारे कार्डिनल मेथड में। जब आप कहेंगे कि आपको इस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो आप क्या कहेंगे कि मुझे 4 यूटिल्स मिल रहे हैं, 3 यूटिल्स मिल रहे हैं या 1 यूटिल मिल रहा है, तो वो क्या बता रहे हैं आप? इसका मेजरमेंट का यूज करके बताते हैं। ये किसके अंदर आती है? कार्डिनल अप्रोच के अंदर आती है। तो यू कैन से लाइक दैट कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में आप क्या करेंगे? एक न्यूमेरिकल टर्म देंगे अपने यूटिल्स को। अगर आप कहेंगे कि मैंने पहली रोटी खाने से 4 यूटिल्स मिले, ओके, दूसरी रोटी खाने से 3 यूटिल्स मिले, ओके, तीसरी रोटी खाने से 2 यूटिल्स मिले, तो वो क्या कर रहे हैं? आप कार्डिनल अप्रोच का यूज कर रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच को सबसे पहले जो दिया था हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। एल्फ्रेड मार्शल कौन है? एल्फ्रेड मार्शल हमारे एक ग्रेट इकोनॉमिक्स हैं। ओके, सो इसलिए आपको अगर मेंशन हो कि कार्डिनल अप्रोच किसने दिया था तो एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। और जो हमारी यूटिलिटी है वो किसमें मेजर होती है? न्यूमेरिकल टर्म्स में गिवन होती है। और इसका क्या यूज करते हैं? जैसे कि आप मनी को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? रुपीज यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं, पाउंड्स यूज करते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पे अपनी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं? यूटिल्स का। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दी ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या करते हैं? आप नंबर नहीं देते, आप खुद ही बात सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि हर चीज को आप नंबर देके बता सके कि ये इतने अच्छे लग रही है मुझे, ये उतनी अच्छी लग रही है? कई बार टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं, तो इतना फिक्स नहीं बता सकते कि मुझे इतनी ही यूटिल्स मिल रही है। तो हम क्या करते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच में जो हमारे बाद के इकोनॉमिक्स है उन्होंने कहा कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज को नंबर दिया जा सके। तो उन्होंने एक नई अप्रोच बताई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज की सेटिस्फेक्शन को एग्जैक्ट नंबर में नहीं, एक ऑर्डर दे के बता सकते हैं। ऑर्डर देके कैसे? जैसे कि आपको एक आइसक्रीम पसंद है, कॉफी पसंद है और आपको चॉकलेट पसंद है, ठीक है। आपको बट जो आइसक्रीम है वो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो आपने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या रखा? सबसे ऊपर आइसक्रीम रखी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको क्या पसंद है? आपको कॉफी पसंद है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको चॉकलेट पसंद है, तो आई एम राइटिंग चोको, ठीक है। तो आपको 3 चीजें पसंद हो गई। सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसमें मिल रहा है? आपको तो आइसक्रीम पसंद है ना, तो आइसक्रीम आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी। तो आप इसको कौन सा ऑर्डर देंगे? आप इसको फर्स्ट रैंक देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप किसको सेकंड रैंक देंगे? आप कॉफी को सेकंड रैंक देंगे और चोको को आप थर्ड रैंक देंगे। तो आपने देखा ऑर्डिनल अप्रोच में क्या होता है कि हम रैंक देते हैं, उन्हें एक ऑर्डर देते हैं, ना कि कोई एग्जैक्ट नंबर देते। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। जो ऑर्डिनल अप्रोच है ये हमारे हिक्स ने दी थी। जब आप आगे इकोनॉमिक्स अगर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि जो हिक्स है उनका ऑर्डिनल अप्रोच था। हिक्स एंड एलन हमारे इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने जो इनके बाद आए थे उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। तो आपको ये दोनों समझ में आ गई। ये आपको क्लियर ना हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इनके नोट्स आपको प्रॉपर टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और कहीं अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत हो तो वो भी आप जरूर बताइए, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा? हमने कार्डिनल देख लिया 1 2 3 के फॉर्म में, और ऑर्डिनल के बारे में भी इंट्रोडक्शन ले लिया। अब कंज्यूमर कैसे अपने आपकी यूटिलिटी को मेंशन तो अभी हमने क्या देखा? हमने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोचेस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ले लिया। अब हम 1 बाय 1 करके इनको समझेंगे। तो पहले हम क्या लेते हैं? कार्डिनल अप्रोच ले लेते हैं, ठीक है। हमने कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया, यूटिलिटी पढ़ ली, 2 अप्रोचेस पढ़ ली। कार्डिनल के बारे में अब हम ज्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करने वाले। ओके, तो लेट्स डू इट। कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि इसमें आप अपनी यूटिलिटी को या सेटिस्फेक्शन को
एक न्यूमेरिक टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं या न्यूमेरिक टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी या कार्डिनल अप्रोच। अब देखिए, इससे पहले हम इसमें डिस्कस करें, एक छोटा सा टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? देखिए, अब ऐसे तो है नहीं कि आप एक टाइम पे एक ही चीज खाएंगे या एक टाइम पे एक ही यूनिट खा ले। सपोज आप अगर रोटी भी खाते हैं तो आपने पहली रोटी खाई या पहली चपाती खाई, ठीक है, तो पहली चपाती से आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली होगी या फिर ब्रेड कह लो आप, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिली। आपने उसे क्या कहा कि मुझे 10 यूटिल्स मिले हैं पहली रोटी खाने से या पहली चपाती खाने से। बट आपने खुद अपनी लाइफ में भी देखा होगा कि जो पहली रोटी होती है वो आपको ज्यादा सेटिस्फाई करती है देन कंपेयर टू सेकंड रोटी के। आप या फिर आप कुछ भी देखिए, आपको जो पहली चीज आप खाते हैं उसको आप ज्यादा टेस्टी कह लो या फिर वो ज्यादा भूख लगी हो अचानक से, तो जो पहली रोटी में टेस्ट आएगा वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा कंपेयर टू सेकंड रोटी के कंजप्शन से। तो उसी तरीके से मैं कह रही हूँ कि 10 यूटिल्स मिली। अब जब आप दूसरी रोटी खाएंगे तो बेशक आपको भूख लगी हुई है, बट फिर भी जो पहली रोटी से आपको थोड़ी सी तो भूख कम हो गई होगी ना। तो ये क्या होगा, सेकंड चपाती में आपको क्या होगा, आपको 9 यूटिल्स मिलते हैं। तो पहले वाले से थोड़े से कम होंगे, है ना, ज्यादा कम नहीं होंगे, बट फिर भी जो पहले वाले से सेटिस्फेक्शन थी उससे थोड़ा सा कमी आ जाती है। तो ये सेकंड चपाती में हो गया। तो इसके बीच में जो गैप आता है, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जब आप एक के बाद सेकंड कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो सेकंड कमोडिटी आपको यूटिलिटी देती है, लाइक पहली से आपको 10 मिली थी तो पहले की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 10। सेकंड से आपको 9 मिल रही है तो 9 क्या हो गई, आपकी यूटिलिटी हो गई किसकी, सेकंड उसकी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बताती है कि एक कमोडिटी के कंजप्शन से आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एक रोटी एक्स्ट्रा खा रहे हैं ना, एक कमोडिटी एक्स्ट्रा कंजप्शन से आपकी यूटिलिटी में कितना चेंज आ रहा है, आपकी यूटिलिटी 9 हो जा रही है। इसे आप टोटल नहीं मान रहे, टोटल अगर निकालेंगे तो एक रोटी से तो ये तो मार्जिनल है, टोटल निकालेंगे तो क्या होगा, 10 का 10 आएगा। दूसरी में क्या है, 2 रोटी खा चुके हो ना अब तक, तो क्या होगा, 10 + 9 = 19। तो इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो कितना का फर्क है, 9 का। तो 9 क्या है, 9 कब आया आपकी यूटिलिटी के लेवल में ऐड, कब हुआ, जब आपने सेकंड चपाती या सेकंड ब्रेड को कंज्यूम किया। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि अब सपोज अगर आप थर्ड चपाती खाएं, थर्ड चपाती खाने से भी आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बट जो पहली और दूसरी से मिली उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो आप सपोज कितना मान लेते हैं कि आपको 8 यूटिल्स मिलते हैं। तो अब ये भी पहले वाली खाई थी, वो भी मन भरा ना, उससे भी एक कंजप्शन तो हुआ, फिर दूसरी खाई तो उससे भी थोड़ा पेट में भूख खत्म हुई। अब जब थर्ड खाएंगे तो उससे और भूख शांत हो जाएगी, तो यानी कि आपको और सेटिस्फेक्शन मिल गया। वो कितना मिला, वो पहले दूसरे के बराबर नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, बट फिर भी आपको कितना मिल रहा है, 8 यूटिल्स मिल रहा है। तो ये भी आपकी टोटल यूटिलिटी में ऐड होगा। तो 10 + 9 + 8 = कितना हो जाएगा, 27। तो आपको कितनी यूटिलिटी मिल गई, टोटल 27 यूटिल्स की यूटिलिटी आपको मिल गई। कब मिल गई, जब आपने 3 रोटियां खाई। अगर मैं इसको ये बांटना चाहूँ कि तीसरी की कितनी, सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोटी ने कितनी यूटिलिटी दी है, तो कितनी दी है उसने, 8 यूटिल्स दी है। अगर मैं पूछना चाहूँ कि सेकंड ने कितनी दी है, तो कितनी दी है, 9 यूटिलिटीज की यूटिलिटी दी है, और पहली वाली ने सबसे ज्यादा 10 यूटिल्स की दी थी। तो समझ में आ रहा है आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का फर्क क्या होता है। टोटल यूटिलिटी इज द समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी को हम क्या करते हैं, मार्जिनल को अगर ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगी, टोटल, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी का एडिशनल या फिर एडिशन ऑफ यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग 1 मोर यूनिट ऑफ द गुड एंड सर्विस। अगर एक एक्स्ट्रा गुड और सर्विस का आप कंज्यूम करते हैं तो उससे आपकी यूटिलिटी में कितना एडिशन हुआ है एक्स्ट्रा, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी
कहलाती है। ओके, इसकी कोई टेंशन नहीं है, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप समझते जाइए। और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपको अगली क्लास में उसे जरूर समझाऊंगी। तो हम क्या करते हैं, इसको एक ग्राफिकल और मैथमेटिकल उसमें समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो चलिए, ये आपकी क्वांटिटी मान लेते हैं, कमोडिटी कंजप्शन क्वांटिटी। ओके, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी एंड दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। चलिए लेट्स स्टार्ट। जब आपने पहला कंजप्शन किया तो जैसे मैंने बताया आपको, मैक्सिमम आपको यूटिलिटी मिलेगी, कितनी मिल गई 100। तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी इस टाइम, 100 ही होगी ना, और तो कुछ पहले से कंजप्शन है ही नहीं, तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। वेरी गुड। दूसरे में जब आप जाएंगे तो दूसरे में आपको उतनी तो नहीं मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी जितनी पहले वाली मिल रही थी, तो ये क्या हो जाएगी, ये सपोज 90 हो गई है ना, थोड़ी सी कम हो गई। तो अगर हम टोटल निकालेंगे, आप क्या करेंगे, टोटल 2 कंजप्शन करने से कितना यूटिलिटी हो जाएगा, 100 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 190। ओके, समझ में आ गया ये वाला। चलिए बढ़ते हैं तीसरे। आपने फिर तीसरी यूनिट का कंजप्शन किया, तो तीसरी यूनिट क्या हो गई, 80 से आपको कंजप्शन मिला कितना, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट इज 80। ओके, नाउ टोटल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 90 प्लस 80 इज इक्वल्स टू 270, है ना। आपको ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, कोई भी आराम से समझते चलिएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट ये नहीं है। तो 80 के बाद कितना होएगा, थोड़ा सा तो कम ही होएगा, दोबारा से कंज्यूम करोगे तो 70, है ना। तो इसको भी जब आप ऐड करोगे तो 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 340, है। अगर थोड़ा भी गलत हो तो बता देना मुझे भी, है ना। चलिए, तो जब आप 5th यूनिट को कंज्यूम करेंगे तो 5th यूनिट में आपको क्या मिलेगा, पहले से थोड़ा सा कम हो जाएगा, कितना हो गया, चलो 60 हो गया, 60 को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 400। हाँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे बढ़ रहा है और ये कैसे कैलकुलेट होता है। अगर आपको इसको ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्लेस करना हो या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना हो, तो चलिए इसको ग्राफिकली भी कर लेते हैं। आप बहुत इंटरेस्टिंग बात जानने वाले हैं, आप ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से। जैसे कि ये हम ग्राफ बनाते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, है ना। और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, क्वांटिटीज के कंजप्शन से आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रही है यूटिलिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल यूटिलिटी, या फिर चलिए आप यहाँ पे टोटल यूटिलिटी मान लीजिए, टोटल यूटिलिटी, ठीक है ना। ये ऐसे बढ़ते हुए उसमें, और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ते हुए में। चलिए अब क्या है, आपको मार्जिनल यूटिलिटी का भी कर्व इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, आई हैव 273, ये हो गया 340 और ये हो गया 400, ठीक है। अब इसमें हम बनाते हैं एक और कर्व। ठीक है, यहाँ पे आपका कितना है, 100, 200, इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। दैट इज योर 100, 200, 300, 400 एंड 500, ठीक है। अब यहाँ पे कमोडिटी रख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर इसी के नीचे 1, 2, 3,
ये हमने क्वांटिटीज में मान ली, क्वांटिटी। ये हो गया x, ये हो गया y। हाँ, y फिर से करते हैं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं, 20, 40, 60, 80, दैट इज योर 100। हाँ, तो हम 100 तक ही कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे 120 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या दिखाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें क्या दिखाएंगे, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इस तरीके से बढ़ते हुए ये आपका 0। तो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, वन कमोडिटी पे टोटल यूटिलिटी कितनी है, 100। तो चलिए 100 को मार्क कर लेते हैं, ये यहाँ से वन कमोडिटी पे 100। ठीक है, टू कमोडिटी पे कितना है, 190। तो टू कमोडिटी पे 190। थ्री कमोडिटी पे कितना है, 270। तो थ्री कमोडिटी पे कितना है, 270। कुछ यहाँ पे 4 पे कितना है, 340। 4 पे कितना है, 340। तो 340 कुछ यहाँ पे। और 5 पे कितना है, 400। तो 5 पे कितना है, 400। यहाँ पे कुछ है ना। तो लेट जॉइन ऑल दिस पॉइंट। तो यहाँ पे क्या रही है, आपको एक लाइन दिख रही है ना, स्ट्रेट बढ़ती हुई। वैसे ही अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब वन कमोडिटी है तो कितनी मिल रही है यूटिलिटी, 100। तो वन पे कितनी मिल रही है, 100। वेरी गुड। टू पे कितनी मिल रही है, टू पे कितनी है, 90। तो टू पे आ गई 90। थ्री पे कितनी आ रही है, 80। तो थ्री पे कितनी है, 80। थोड़ा सा 90 नीचे हो गया, और ये 80 यहाँ पे। फिर 4 पे कितनी, 70। तो 4 पे और 70। उस तरीके से इसको भी थोड़ा इधर कर लीजिए, थोड़ा सा। और 5 पे कितनी है, 60। तो 5 पे आ गई हमारी 60। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, हमारी एक कौन सी लाइन हो गई, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ये क्या हो गई, टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। ठीक है, तो इसमें आई होप आपको कोई टेंशन नहीं होगी। जैसा मैंने ग्राफिकल आपको समझाया है, इसका एक कंसेप्चुअल बेस और है, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। क्योंकि इसमें टोटल यूटिलिटी जैसे बढ़ रही है, अब हमेशा तो नहीं बढ़ेगी ना, जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को कट कर जाएगी। और जब मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को कट करेगी तब क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। और जिस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगी, वो एक ऐसा पोजीशन आएगी जहां पे टोटल यूटिलिटी अपनी मैक्सिमम पे होगी। तो व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। When the marginal utility is 0, total utility is at its maximum। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है, यानी कि जब वो नेगेटिव हो जाती है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी, टोटल यूटिलिटी डाउनवर्ड होने लगेगी, है ना। ये अभी मैं ग्राफिकली आपको नहीं समझा पाई क्योंकि ये कंसेप्ट काफी बड़ा हो जाता, नहीं तो बट मैं जब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको इसको डिटेल से भी समझा दूंगी एक बार। तो जैसे जैसे टोटल यूटिलिटी हमारी बढ़ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, टोटल यूटिलिटी बढ़ेगी, बट कैसे बढ़ेगी, डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, और जैसे ही इसके मैक्सिमम पे होगी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कहाँ होगी, 0। और जब ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी तो ये हो जाएगी
डाउनवर्ड। इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। और अभी के लिए जो मेरा मोटिव था वो आपको मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस बताना था, इसीलिए मैंने न्यूमेरिकल एग्जांपल और उसके रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के रिलेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते, तो अगर कोई पसंद नहीं आती चीज तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव कर दूंगी। और आप उसे लाइक कीजिए। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उसकी अलग वीडियो बना दूंगी जो सीरीज से अलग होगी। ठीक है, सो गुड बाय।